हमें उस बात की दुख है कि आज हम लोग 5 महीने से आप होके एक टाइम खा रहे हैं हम लोग, मगर कोई ओबीसी या सांसद हो चाहे विधायक हो कि हमारे ही समाज को हम लोग यहाँ आके बैठे कोई पूछने नहीं आया। आखिर क्यों नहीं पूछे? क्या हम समाज से ओबीसी बाहर है? हमारा कोई पत्रकार आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बैकवर्ड है, इसलिए हम इससे पीछे वर्ग है। मैं आपसे अभी भी सांसद सबसे भीख मांग रहा हूं ओबीसी वालों से कि हमारा लोकतंत्र खतरे में, बचा लीजिए। कितने भाई हैं कल से खाना नहीं खाए, अभी तो हम लोग खिचड़ी खा के आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पैसे के लिए खाना नहीं है, मगर तो भी हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। चाहे हमें लास्ट गोली मार दो चलेगा, मैं कबूल हूं। चाहे मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। हमारे साथ तो ठान लिया है, जब आचार संहिता लागू होगा तो मां कसम, ओबीसी में कसम खा रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जाकर हर बाइकआउट में विरोध करूंगा, चाहे गोली खा चाहे फांसी दो, डरूंगा नहीं। हम लोग मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। ये रहता है कि भाई नौकरी करेंगे तो हम लोग अपने परिवार को सुधारेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बाबा साहब ने जो हक दिलाया वो हासिल करेंगे। लेकिन ये जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो सुनकर आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो हमारे दलित पिछड़े भाई बहन यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है। जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। यूं तो मैं यूपी की चुनाव यात्रा पर निकला हूं, यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाकर सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपी में सियासी मिजाज लोगों का क्या है। लेकिन जब मैं लखनऊ आया तो मेरी बात हुई विजय से और मुझे पता था पहले से ही कि यहाँ इको गार्डन में जो हमारे जो साथी हैं वो पिछले 5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अभ्यर्थी हैं और अपने हक हकूक की मांग को लेकर लगातार यहाँ काशीराम इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार इनकी बात सुन रही है। तो मेरे साथ विजय हैं। विजय, आप ये बताइए कि अभी आंदोलन जो है आपका, ये कितने दिन से जारी है, क्या कुछ प्रगति हुई है इतने दिनों में? ये आंदोलन पिछले 5 महीने से लगातार चल रहा है और प्रगति के नाम पे ये सरकार अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। आप देख रहे होंगे इस समय उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर बड़े बड़े मंचों से तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और पिछड़ों के अधिकार कैसे सीमित किए जाएं, उनके जो मेधावी छात्र हैं उनको कैसे जबरन रिजर्व कोटे में फिट करके जो रिजर्व कोटे में चयनित होने वाले अभ्यर्थी थे उनकी नौकरियां कैसे छीनी जाएं, वो सारा उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग अपनी तरफ से कोई मांग नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ उसी रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर 5 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस पूरे समाज का कि तमाम आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतने विधायक हैं कि अगर वो इस मुद्दे पर मुखर हो जाएं तो हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा न्याय मिलने में। लेकिन सभी मौन हैं, सभी चुप हैं, सभी अपनी अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं और सभी अपने अपने परिवार के हित को सुरक्षित करते हुए खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आम जो अभ्यर्थी है, जो बहुजन समाज के जो लोग आज विद्यालयों में होने चाहिए थे, जो ये 20,000 के करीब घोटाला हुआ है सीटों का, ऐसे लोग जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे होते, उनका सामाजिक स्तर बढ़ा होता, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता, उनके माँ बाप के सपने पूरे आप लोगों को अभी क्लास में पढ़ाते हुए होना चाहिए था कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहे होते, लेकिन योगी सरकार ने धरने पर बिठा दिया आपको। हाँ जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, मेरे 104 नंबर हैं 150 में से। ये बगल आपके बैठे इनके 106 नंबर हैं, इनको 110 नंबर हैं और इनसे कम नंबर पाकर लोग चयनित हैं। इस भर्ती में ऐसे ऐसे जो है
कारनामे हुए हैं अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार के लोगों ने अपनी पसंद के उन लोगों को भी नियुक्तियां दे दी हैं जो इस परीक्षा में फेल थे, लेकिन उनको भी नियुक्तियां दे दी गई, उनकी कैटेगरी छुपा दी गई, उनके गुणांक छुपा दिए गए, उनकी मेरिट छुपा दी गई। तमाम जो एमपी का एक बहुत फेमस घोटाला है व्यापम घोटाला, इस भर्ती की अगर ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच हो जाए तो व्यापम से भी बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में 69,000 की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें हुआ है। बस फर्क ये आया है कि व्यापम घोटाले में भले जो है जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो 69,000 व्यापम है इसमें 20,000 दलितों और पिछड़ों की सीटें छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दी गई है। ये पूरा घटनाक्रम है और सिर्फ एक मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं, जिस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में उतरने जा रही है कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 महीने से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लाठियां मिली हैं, जात सूचक गालियां मिली हैं, मुकदमे दर्ज किए गए, हाथ तोड़ दिए गए, सर पे चोट की गई, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला है तो वो है न्याय। न्याय यहाँ भी बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है हम लोगों को। आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मैं मौजी लेकर रहने वाला हूँ। हम 150 दिन से इस इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और अब हम ये पहले दिन से इको गार्डन में है, लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इसके कानों तक जू नहीं रेंग रही है कि, और इसलिए नहीं रेंग रही है कि हम लोग दलित हैं, हम लोग पिछड़े हैं। यही हम लोग किसी विशेष वर्ग से होते तो अब तक हम लोगों का कार्य हो चुका होता, लेकिन ये जो सरकार ढिढोरा पीटती है कि हमने केंद्र में 27 OBC SC मंत्री बना दिए, संविदा के मंत्री अभी जल्दी यूपी सरकार में बनाए गए हैं, तो ये सब समाज के लोडर लोग हैं, कोई हम लोग की आवाज़ तक नहीं उठाता है। नहीं तो अगर जैसे भैया ने बताया कि अगर कोई भी विधायक या मंत्री एक बार आवाज़ उठा दिया होता तो अब तक हम लोगों को न्याय मिल गया होता। और मैं विशेषकर मैं तो उस समाज से आता हूं जिसके समाज का चेहरा देखकर स्टूल मंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका चेहरा देखकर पूरे 2017 में पूरा OBC SC समाज उनको वोट दिया था कि हमारे समाज के हैं तो अपने समाज का भला होगा, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है अपने वो OBC SC समाज से। आज तक हम लोग इनके आवास पे कई बार जा चुके हैं, लेकिन बस कोरा आश्वासन मिला है। कभी तो हम लोगों से मिलने से भी कतराते हैं। शर्म आती है मुझे कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं, लेकिन इनका नाम स्टूल मंत्री सौभाग्य से रखा गया, दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से इनका नाम स्टूल मंत्री रखा गया, क्योंकि ये लोग उसी के काबिल हैं। ये हुए स्वतंत्र देव सिंह, हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, हुए अनिल राजभर, तस्वीर भी आई योगी के पैर छूते हुए। हाँ, अब बताइए योगी जी उनसे छोटे हैं उम्र में, और कैसी लाचारी है संगठन में, इस बीजेपी पार्टी में, कि उनको पैर छूकर रहना पड़ रहा है। तो उनकी औकात इसी से मालूम हो जाती है कि उनकी औकात क्या है। और रही बात हम लोग की न्याय की, तो हम लोग कोई अपना कोई पर्सनल मांग नहीं मांग रहे हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है 5-7 महीने पहले, हम लोग बस उसको लागू करने के लिए कर रहे हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग इन्हीं मोदी ने 56 इंच का सीना चौड़ा करके बनाया था कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना दिया पिछड़ों के हक के लिए, लेकिन वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग किस काम का जो अपने OBC का हक नहीं दिला सकता। और एक वाकया और बताता हूँ कि यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आई थी तेलंगाना में, तो उसे लागू कराने के लिए इसी बीजेपी के नेताओं ने वहां पे धरना दिया और लागू कराया। तो यहाँ पे क्यों नहीं लागू करा रहे? तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में उन्हीं की सरकार है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो जब चाहे तब न्याय कर सकते हैं। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तो हम लोग भी देखते हैं कि कब तक ये तानाशाही रवैया अपनाएंगे। हम दलित पिछड़े जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। और हम लोगों ने आश्वास कराया था 6 सितंबर को, तो हमें आश्वासन मिला कि नहीं आप लोगों का कार्य हो जाएगा 10 से 15 दिन में, लेकिन अब 2 से 2.5 महीने और बीत गए हैं। पता नहीं इन लोगों के पास कैलेंडर कौन है, घड़ी कौन है, किनका न मुख्यमंत्री का 7 दिन पूरा होता है, न शिक्षा मंत्री का 4 दिन पूरा होता है, न कमेटी का 15 दिन पूरा होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए 23 नवंबर को एक बहुत विशाल जनसभा का आयोजन किया है। और वो आंदोलन इसी को गार्डन में नहीं होगा, वो विधानसभा पे होगा, और उसमें हम लोगों के साथ पूरे भारतवर्ष के तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन हम लोगों के साथ हैं। हम लोग के कंधा कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आप जो संख्या देख रहे हैं, इसमें जो 20,000 OBC SC वर्ग का जो हनन हुआ है, उसके पूरे परिवार वाले, उसके पूरे परिवार के लोग आएंगे इस लखनऊ के इको गार्डन में, और विधानसभा का घेराव 23 नवंबर को किया जाएगा। तो ये आपके आगे की रणनीति है।
मैं आपके परिवार के और आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपके घर में कौन कितना पढ़ा लिखा है और क्या आप पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो इस शिक्षा में आए हैं, जिन्होंने शिक्षा हासिल करके कोई नौकरी करनी चाहिए थी? ये देखिए, जब आप पर्सनल पूछ दिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपने अब अनजाने में कहा या सही कहा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपने पूरे खानदान का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे मेरे परिवार का बहुत उम्मीद था मेरे ऊपर कि मैं पढ़ूंगा। बीएड किया, इसीलिए कर्ज लेकर मैंने बीएड किया। आज तक वो कर्ज मेरे सर पे है, लेकिन इस आस में मेरे परिवार वाले ने मुझे बीएड कराया कि वो बीएड करेगा बच्चा, तो टेट पास हुए, सुपर टेट पास हुए, तो और उम्मीदें बढ़ती गई, मेरे नंबर भी ठीक ठाक हुए। लेकिन इस गलत चयन नीति के कारण आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो कष्ट इस बात का होता है कि हम तो खुद एक समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़े थे कि हम शिक्षक होंगे तो समाज को सुधारेंगे, लेकिन हम लोग खुद उस दलदल में फंस गए हैं कि दूसरे को क्या सुधारेंगे, हम अपने इस व्यवस्था को ही सुधारने में लगे हैं। आज 5 महीने से हम लोग उसी को सुधार रहे हैं, लेकिन आज तक ये योगी सरकार हम दलित पिछड़ों की आवाज़ को अनसुना कर रही है और हम लोगों को न्याय देने के बजाय हम लोगों को 5 महीने से यहाँ पर बैठाए हुई है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हमारे जो ये साथी हैं, ये पहली पीढ़ी के बमुश्किल ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी की दहलीज को लांग पाए, कर्ज लेकर पढ़ाई की, बीएड की, और ये सोचा कि हम अपने जो परिवार है उसके अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिनों का वादा सरकार ने किया, तो ये लोग भी सोच रहे थे कि हम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे और हमारे अच्छे दिन आएंगे, परिवार के दिन सुधरेंगे। लेकिन जिन्हें अपने क्लासरूम में होना चाहिए था, उन लोगों को सरकार ने, योगी सरकार ने 5 महीने से सड़क पर बिठा रखा है। तो ये विडंबना है इस देश की। दलित पिछड़ों के कल्याण की बात होती है, लेकिन जो ये लोग बैठे हैं ये दलित पिछड़े हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग सुनी नहीं जा रही। आपका नाम क्या है जनाब? जी अमरेंद्र पटेल नाम है। अमरेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि देखिए, पहले घोटाले होते थे तो सीएजी की रिपोर्ट आ जाती थी कि 2G स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया और संपदा का नुकसान हो गया या करप्शन कर दिया। ये योगी सरकार एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला निकाल के ले आई कि मतलब आरक्षण में जो पद ओबीसी को, एससी को मिलने चाहिए थे, आरक्षण की सीटों का घोटाला हो गया। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए, पहले की सरकारों में आया था कि सेंट्रल में कोई और सरकार होती थी और प्रदेश में कोई और सरकार होती थी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेता हैं वो सेंट्रल से भी कनेक्ट होते थे और यहाँ से भी जो सामाजिक संगठन थे वो सेंट्रल से कनेक्ट होते थे। तो उससे क्या होता था कि हम लोगों को ये पता चल जाता था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है। यहाँ तो दोनों लोग, मोदी बड़ा डकैत, योगी छोटा डकैत, दोनों जगह जब डकैत ही हैं तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा। और दोनों लोग फॉरवर्ड मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, जो पिछड़े दलितों को आप देखे होंगे स्वतंत्र देव जी पैर छू करके, ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति है कि पूरे चुनाव को जिताते हैं ये लोग, दर दर जाके वोट मांगते हैं, गांव गांव, घर घर। अभी स्वतंत्र देव जी का बयान आया कि आप लोग जाके 100 दलित पिछड़ों के यहाँ चाय पीजिए। तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि पिछड़े दलित अब अनपढ़ नहीं है, वो दशक और था, ये दशक और है। हम लोग अगर अनपढ़ होते तो यहाँ इको गार्डन में बैठे ना होते। अपने अधिकार के लिए हम जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाले के खिलाफ 5 महीने से हर परिस्थिति में, चाहे वो सरकार की लाठी डंडा, ये पुलिस वाले जो गुंडई होती है उससे लड़के, हम लोग सिस्टम से तमाम दबाव आया, तुम लोग पे मुकदमा करा देंगे, कभी तुम लोग नौकरी नहीं पा पाओगे। लेकिन ये धन्य है हम लोग कि हमारे बाबा साहब ने हमको संविधान दिया और हमको इतना जागरूक किया कि आंदोलन करने से कोई किसी की नौकरी नहीं खा सकता, कोई किसी पे आक्षेप नहीं लगा सकता कि तुम आंदोलन नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र हैं, अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए 5 महीने नहीं 5 साल लगेंगे अपने समाज को जगाने के लिए। तो हम लोग 5 साल यहां बैठेंगे,
लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा हो, उनको ये पता चले कि जो बाबा साहब ने अनमोल रतन हमको आरक्षण दिया और हमको सामाजिक बराबरी के लिए जो समन्वय बनाने के लिए आरक्षण दिया, वो इस सरकार में छीन लिया गया और उसके खिलाफ हम लोग सुने नहीं, मतलब उसके खिलाफ हम लोग जागे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनके मनुवादी विचारधारा में ढल रहे थे। हम लोग मनुवादी विचारधारा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हमेशा आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। और इनको, योगी बाबा को भी समझना पड़ेगा, इनके सामंतवादी जो नेता, जो गुंडे हैं, जो संविदा पे मंत्री बनाए गए हैं, आज तक इनका मंत्री पद अलॉटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ इनको शासन प्रशासन और पुलिस सुरक्षा देके भेज दिया गया है और की मंत्री बन गए। इनका सिग्नेचर भी वैलिड नहीं है। माननीय योगी जी के सिवाय इन लोग कोई मंत्रालय में कोई चीज पास भी नहीं कर सकते। लेकिन बताया जाता है कि प्रजापति के मैंने मंत्री बना दिए, मैंने पटेल के मंत्री बना दिए, मैंने यादव को मंत्री बना दिया, मैंने पाल को मंत्री बना दिया, मैंने गडेरिया को, मतलब तमाम ऐसे जातिगत। और जब बात आती है कि जातिगत जनगणना करा दीजिए तो वहीं भागने लगते हैं कि नहीं, जाति के मंत्री बनाएंगे, जाति विशेष का सर्टिफिकेट बांटेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करा रहे? हमारे लोग जिस दिन जाग जाएंगे, जो आपस में तोड़ दिया जाता है कि नहीं फला सरकार में यादव ही पा गए, फला सरकार में ये पा गए, तो बता दो कि यादव कितने लोग हैं और कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, पटेल कितने लोग हैं, पटेल कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रजापति कितने हैं, प्रजापति कितने नौकरी कर रहे हैं, मौर्य कितने हैं। मतलब हक हकूक की जब बात आती है तब तो लाठी और बाकी मुखौटा। बस ये प्रदर्शित करते हैं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य मौर्यों के नेता हैं और सिर्फ मौर्यों से ऊपर कभी उठ ना पाए। ये जो न्याय वाली बात हो रही, इस पर ना बात कर पाए, वो सिर्फ मौर्यों की वोट को समेटे और ये बताएं 69,000 शिक्षक भर्ती पे ये डिप्टी सीएम, हम लोग इनको डीसीएम बोलते हैं, छोटा हाथी, ये वही है, उत्तर प्रदेश के वही है। चाहे तो आधी रात हमको न्याय मिले, ऐसे ऐसे मंत्री बनाए हैं कि अगर वो एक दिन बैठ जाएं तो, जो कि केशव प्रसाद मौर्य उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे और मतलब सीएम के चेहरा थे, लेकिन पीछे दलितों की ये कहीं ना कहीं कही जाए कि ये बेवकूफी है कि पीछे दलित ऐसे फॉरवर्ड मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के लोगों के गुलाम बन गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया? सारी लड़ाई केशव प्रसाद मौर्य लड़े, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं ना। लोगों को ये बात समझना होगा, वही समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि हम आप लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात होगी तो वो हक अधिकार अपने फॉरवर्ड मानसिकता की सोच को लोगों को दे दिया जाएगा, अपने चुने हुए लोगों को दे दिया जाएगा, आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य हमको इसलिए न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं कि वो अपने आप के साथ नहीं न्याय कर पाए। अगर वो उनके साथ न्याय कर गए होते, ये तो केंद्र की सरकार को समझना चाहिए था कि केशव प्रसाद मौर्य को स्वयं नहीं बता रहे हैं कि ओबीसी आयोग बना दिए हैं। ओबीसी आयोग केशव प्रसाद मौर्य को स्वयं जाना चाहिए और इनको वहां कहना चाहिए कि पिछड़ों की संख्या हमारी अधिक है। जाति का उन्होंने वोट लिया, उस जाति के दम पे सरकार बनाई। हम सीधे सीधे कह रहे हैं बिना लाग लपेट के कि मौर्य थे, पटेल थे, राजभर थे, अपनी जाति के लोगों का वोट उनको मिला और बीजेपी इसी वजह से सरकार भी बना पाई। बिल्कुल, वो नेता आज अपनी जाति के बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अरे भैया, ये जब तक सिस्टम में नहीं थे तब तक ये मौर्य थे। आज जब सिस्टम में आ गए तो इनकी सोच बढ़ गई है। ये अब अपने जाति, अपने कास्ट, अपने आरक्षण पे नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग अब देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि देश खतरे में है। लोकतंत्र इन लोगों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र ये बता रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। एक्चुअल में आज की स्थिति यह है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। यही केशव प्रसाद मौर्य दर दर फिर भटकेंगे जब संविधान नहीं होगा। मनुवादी विचारधारा का संविधान जब ये लोग लागू करा लेंगे, मनुवादी विचारधारा के लोग, तब ये लोग यही भटकेंगे। अरे हम मौर्य को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, हमको डिप्टी सीएम से हटा के। पीड़ा है उनके अंदर भी, वो भी चाहते हैं कि हमारे अपने लोग यहाँ दर दर में ना बैठें। मुझे बेहतर तरीके से पता है, जब हम लोग शुरुआत में मिलते थे तो उनके चेहरे से साफ पीड़ा लगती थी और न्याय के लिए बात भी करते थे। लेकिन जब ये चुनाव का मामला आ गया, सरकार का मामला आ गया, तो ये भी आज सिस्टम योगी के हथकंडे से, योगी जी के डंडे से डरते हैं। नहीं तो स्वतंत्र देव जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, ये सब हमारी आयोग की जो रिपोर्ट आई है, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
इन लोगों का समर्थन रहा, इसी वजह से आई है। लेकिन इसके बाद जैसी ही रिपोर्ट आई, हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, फिर योगी जी का डंडा चला तो केशव प्रसाद मौर्य अपने घर में बैठ गए और स्वतंत्र देव जी उनके पैर छूने लगे, उनका जयकारा लगाने लगे। बताइए स्वतंत्र देव जी, बताएं कभी कोई ऐसा काम किया हो समाज के लिए जिसकी वजह से वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए हकदार हो? कभी नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं, चाटुकारिता करते हैं कि नहीं माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये हो गया, माननीय केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को 5 साल, 10 साल, 20 साल, हम कह रहे हैं 5 साल छोड़िए, 20 साल पीछे घसीट के कर दिया गया कि जो पिछड़े दलित हैं, जो 85% हैं, ये लोग अब आगे आ रहे थे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, इनको दबा के 20 साल पीछे कर दिया गया। और दुर्भाग्य है कि 5 साल और सरकार इनकी बन गई तो हम पिछड़े दलित फिर से जैसे इन फॉरवर्ड के मतलब घर में नहीं घुस सकते थे, जूता चप्पल निकाले, कुआं पे नहीं जा सकते थे, पानी नहीं भर सकते थे, वो स्थिति फिर से आएगी। ये लोग जा जाके वहां पे जो कहते हैं ना कि 100 पीछे दलितों के यहाँ चाय पीजिए, वहां अपनी चाय ले जाते हैं, अपना कुल्हड़ ले जाते हैं, अपने चाय कुल्हड़ से निकलवा के अपना चाय पीते हैं। ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। और ये समझना पड़ेगा हम पिछड़े दलितों, हम लोग यहाँ 23 नवंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन रखे हैं और ये पिछड़े दलितों का आंदोलन है। ये कोई 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये पिछड़े दलितों को जागने और जगाने का आंदोलन है। यहाँ आइए, अपने हक अधिकार के लिए ऐसी तमाम भर्तियां होंगी। और आज आप लोग हाल फिलहाल में देखेंगे एक जूनियर की भर्ती आई है, उसमें एक पांडे जी हैं, उनका रिजल्ट वायरल हो रहा है, 150 में 45। बताइए 150 नंबर में 145 नंबर कैसे संभव है? किसी भी बहुविकल्पी एग्जाम में कभी पॉसिबल ही नहीं। हमको पूरा पेपर दे, जो कहें हम एक 150 नंबर का पेपर बनाएं और पेपर उनको पढ़ा दें, अगर वो 150 नंबर कर पाए तो संभव। लेकिन ये पांडे होने का नतीजा है, ये उनके अपने लोग होने का नतीजा है। हाँ, जब आज ये इस पे कोई बात नहीं करेगा कि राकेश पांडे उर्फ बंटी पांडे क्यों 150 में 145 पा जा रहे हैं, कोई नहीं बात करेगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे, इनका भी हम लोग अपने ओबीसी एससी संगठित मोर्चा से पूरी तरीके से डीएम को लेटर लिखेंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे और पूछेंगे कि पिछड़े दलितों के हक अधिकार को कैसे आप लोग पेपर आउट करा रहे हैं कि इनका आरक्षण छीन के कर रहे हैं। और आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। योगी जी आप भी सुनिए, और योगी जी जो आपके ये संविदा के मंत्री हैं वो भी सुने कि अब की बात नहीं चलेगा। हम लोग 23 तक तो यहाँ आंदोलन लड़ेंगे, भिड़ेंगे। इसके बाद हर रैली में चाहे भीख मांगना पड़े उस संयोजक महोदय से, चाहे जो करना पड़े, लेकिन हर रैली में गरजेंगे और बताएंगे कि पिछड़े दलितों के हक अधिकार पे आपने डाका डाला है। उस हक अधिकार के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे और लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आज संविधान बचाने के लिए आप लोग उठिए, नहीं तो ये मनुवादी विचारधारा के लोग मनुवादी संविधान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा, अगर आप इस तरफ आ जाएं तो आपसे भी बात हो जाएगी। तब तक मैं आपको थोड़ा ये समझा दूं कि ये दरअसल हुआ क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, यूपी सरकार में शिक्षक भर्ती हुई, लेकिन उसमें जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन संवैधानिक आरक्षण है 27% और यूपी में शायद 21% इसमें लागू होना था, उसकी जो सीटें आरक्षित थी उन पर जो है ये आरोप है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को योगी सरकार में भर्तियां दे दी गई और इन लोगों का जो हक था वो उनको दे दिया गया। यानी जो इनकी थाली में आना चाहिए था उसको अभी कोई और जो है मजे ले रहा है उस चीज के। तो ये पूरा घोटाला इस चीज का है। करीब 18 से 20,000 एक अनुमान है कि इन जो नौकरियों को SC ST OBC की नौकरियों को सवर्णों को दे दिया गया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनंदा है और हरदोई से हैं। आप हरदोई से ये धरने के लिए ही बैठी हुई हैं तब से? हम लोग यहाँ आज 150 दिन लगभग 5 महीने हो गया है, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। और हम लोगों की कोई विशेष मांग नहीं है। हम लोग वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, जो इन्हीं के द्वारा बनाई हुई संवैधानिक संस्था है, जो इन्होंने ही बनाई है, उसकी हम लोग रिपोर्ट लागू करवाने के लिए बैठे हैं। और हम लोग सर हर चीज़ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास घेर चुके, शिक्षा मंत्री आवास घेर चुके, उप मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए, भाजपा कार्यालय भी गए, लेकिन हम लोग को वहाँ से मार के भगा दिया जाता है। किसी की सर फूटता है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है,
कि दीदी का हाथ टूट जाता है और ये सब हुआ, तो ये सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। इसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। अब 23 तारीख को हम लोगों का महाआंदोलन है, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग पिछड़े दलित भले ही हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं, और ये हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम लोगों का अधिकार नहीं देंगे। तो आपसे भी मैं एक पर्सनल सवाल करूंगा, क्या आप अपने घर की पहली पढ़ी लिखी लड़की हैं? सर हम अपने घर में अकेले यहाँ पढ़े, अब इसीलिए हम लोग पढ़ाए गए, बीएड बीएससी किए और ये सब एमए किए, फिर उसके बाद बीएड करवाया गया कि यहाँ लड़की की नौकरी ठीक जो ये मानक रखे टेट और सुपर टेट वो भी हम लोग पास किए, ठीक ठाक नंबर भी हैं, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये आप समझिए कि खासकर भारतीय समाज में जब महिलाओं को, बच्चियों को बहुत कम मौके मिलते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करें और कुछ अपने दम पर अपने आप को साबित कर सकें। नारा तो सरकार भी लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां पढ़ लिख लेती हैं, नौकरी मांगती हैं तो फिर लाठियां खाती हैं। तो वही तो सर, किसी के माँ बाप नहीं चाहेंगे, पढ़ाना हर कोई चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि बेटियां धरना दे जाके। कोई इतना तो जागरूक अभी समाज नहीं हुआ है लड़कियों के लिए। भले ही लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो तो दिख ही रहा है कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है। तो हम लोग मजबूरी बस यहाँ बैठे हुए हैं एक नौकरी के लिए, बस वही। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं जिला उन्नाव की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आपके वो रिजल्ट में नंबर कुछ पता चला था, कितना आया है आपको नंबर? मेरे 100 नंबर थे और यही थी कि मैंने जो मानक रखा गया था उसमें हम लोगों ने पास किया, और हमारा ओबीसी वर्ग का 27% और एससी वर्ग का 21% है, बट हम सब लोगों को 27 का 3.86 कुछ दिया गया, मतलब 4% से भी कम दिया गया है। और जो वो हैं ये सब लोगों का मतलब यही था कि हम सब लोगों की सीटें जनरल वर्ग को दे दी गई हैं, और कहा जाता है कि हमने ओबीसी को 31,000 सीटें दे देंगी, मगर इतना हमारा सबका जो आरक्षण है वो हमारा दिया जाए, जो मतलब आयोग की रिपोर्ट कि उन्होंने 31,000 दिया है। हाँ। लेकिन बार बार आप लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि आप जितने कैंडिडेट हैं उनकी जातिवार लिस्ट जारी कर दीजिए, सबको पता चल जाए कि किसको मिली। वो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही सर? ये सर मतलब वो छुपा रहे हैं, जो चोरी करता है वो कभी कहता है कि मैंने चोरी की है। यही है कि इन्होंने हमारी सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दिया है। वो कहेंगे अगर हम ये पूरा लिस्ट जारी कर देते तो हमारी पोल खुल जाएंगी, भेद खुल जाएगा किस किसको दिया है नौकरी। तो वही है कि चोरी करने वाला कभी कबूल नहीं, अगर हम आपकी चोरी करते तो कभी नहीं कहेंगे हम चोर हैं। तो यही है कि सरकार अपनी बात पे अड़ियल सरकार है ना, कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपनी मन की करेंगे। वो कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी यहाँ ये हो रहा है कि बेटी अगर पढ़ गई तो उसको धरना देगी और उसे डंडे से मारा जाए। हमारी मुक्ता दीदी है, उनका हाथ टूट गया, मगर इस सरकार को मतलब कुछ नहीं मतलब है। यहाँ बेटियों का मतलब हमेशा नहीं शोषण किया जाता, वही हाल यही सरकार कर रही कि हम सब लोगों का शोषण करें। हम सब लोग 5 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं, मगर ये धरना उनको मतलब दिख ही नहीं रहा है कि हम सब लोग कितने मतलब पीड़ित हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई यहाँ इतना धूप बरसात, अब जाड़ा भी आ गया, मतलब तीनों ऋतुएं जाने वाली, मगर सरकार सुध नहीं ले रही है। सरकार का एक अगर हम पैटर्न देखें कि देखिए आपसे पहले भी कुछ आंदोलन हुए, जैसे CNRC का शाहीन बाग दिल्ली में काफ़ी लंबा एक आंदोलन चला, और अभी किसान आंदोलन भी पिछले 1 साल से वहाँ पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हो रहा है। आप लोगों को भी 5 महीने हो गए, और ऐसे ही कई और आंदोलन भी देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। एक वक्त था जब आंदोलन करने से सरकार पर असर पड़ता था, और सरकार जो है वो नरम होती थी और मांगे मानती थी, एटलीस्ट उनसे आके बात करती थी। लेकिन हम योगी या मोदी सरकार को देखें तो आंदोलन, जो जन आंदोलन का जो महत्व होता था उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया। अब मतलब एक संदेश है कि आप कर लीजिए जो करना है, हम झुकेंगे नहीं। क्योंकि सर अगर उनके बच्चे होते और उनका परिवार होते तो वो अपने परिवार की पीड़ा समझते, परिवार का कदर समझते कि उनके एक बच्चे होते या पूरी फैमिली होता, तब उन्हें असर होता कि जैसे हमारी माँ है, हमारे भाई बहन है, तो हम सब लोग समझते हैं परिवार क्या होता है। वो सिंगल पीस है, सिंगल इंसान को क्या होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो बाबा है तो बाबा जी है तो मठ में करिए पूजा पाठ, मंदिर में बाबा जी शोभा देते हैं। ये हमारी राजनीति करने के लिए नहीं। यही हाल है कि इनके भी परिवार होता, सब कुछ होता तो परिवार का, पहली सरकारें थी उनका फैमिली था, अब इस सरकार की कोई परिवार नहीं है। इसी वजह से हमारी सब लोगों की बात नहीं सुनती है।
तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है आपका, लेकिन सरकार मान नहीं रही है और यूपी में अभी अगले कुछ महीनों में वोट डाले जाएंगे, सरकार चुनी जाएगी। तो ये जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मसला है, क्या आप लोग इसको चुनावी मुद्दा बना पाए हैं और इसके आधार पर वोट डालने के लिए लोगों को मना पाएंगे कि भाई अपना जो वोट डालेंगे तो इस मुद्दे को भी रखें, राम मंदिर, गोमूत्र, गायें, गोबर, इनके अलावा रोजगार और आपका जो मसला है वो भी ध्यान में रखें? इसमें जो ये लोग जाएंगे जहां कि हम पिछड़े के अधिकार या मंदिर का ये चीज, जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया है, अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के पहले अगर मुद्दा में हमारा अगस्त साल में नहीं हुआ, ठीक जिस तरह किसान आंदोलन ने किया था, इनको हम लोग जितने ओबीसी के नेता हैं जाकर रैली में भ्रमण करेंगे और इनका विरोध करेंगे और विरोध करके इनको हर गांव में, हर ग्राम सभा में जाकर, हर ब्लॉक में, हर एक घर जाकर हम इनका विरोध करेंगे कि हमारे आरक्षण के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के खिलाफ कर रहे हैं हमारे। आज हमारा ओबीसी नेता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। हमें दुख है, हमें उस बात की दुख है कि आज हम लोग 5 महीने से आप होके एक टाइम खा रहे हैं हम लोग, मगर कोई ओबीसी या सांसद हो चाहे विधायक हो कि हमारे ही समाज को हम लोग यहाँ आके बैठे, कोई पूछने नहीं आया। आखिर क्यों नहीं पूछे? क्या हम समाज से ओबीसी बाहर है? आज आपने पूछा कि वो लोग जाएंगे गाँव, ओबीसी क्या वोट देंगे? क्यों देंगे इनको? उनसे पूछेंगे कि जब हमने इनको गांठ में 5 महीने यहाँ बिताए तो आप पूछने नहीं आए, तो आप क्यों घर हमारे पूछने आए? इस 69,000 से बहुत सपना सुना था हम लोग के। आज इस धरना में अपने माँ का मैं चैन बेच के आया हूं, यहाँ धरना में बेचकर एक टाइम भोजन करता हूं भैया, एक टाइम। किसके लिए? अपने आरक्षण के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। मगर हमारा कोई सांसद विधायक हमारा कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आखिर क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हम लोग पिछड़े वर्ग में इसलिए नहीं उठा रहे हैं? क्या हम ओबीसी एससी हैं? आप भी तो एससी ओबीसी हमारे सांसद विधायक हैं, तो कम से कम हमारे 5 महीने के बाद आकर यहाँ हमारा दर्द तो समझ लेते हैं। आखिर आप क्यों नहीं समझते हमारे दर्द को? अगर आज हमारा 69,000 का मसला नहीं है, आज 20,000 सीट खाया गया है, तो आने वाले समय 20 लाख सीट खाया जाएगा। यही जनरल ओबीसी को दे दिया जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, चाहे जो भी वकील हो, सब वही लोग हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो वही लोग है, चाहे सचिवालय में हो, चाहे जहां भी देखो सब वही हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोकसेवा आयोग में सब उनके ही लोग हैं। हमारा कोई पत्रकार आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बैकवर्ड है, इसलिए हम इससे पीछे वर्ग है। मैं आपसे अभी भी सांसद से सबसे भीख मांग रहा हूं ओबीसी वालों से कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, बचा लीजिए हमको। आज हमारा सीढ़ी पहले ही दबा दिया जाने, आने वाले में हर बच्चों को दबा दिया जाएगा। जब हर बच्चों को दबा दिया जाएगा तो आने पीढ़ी वाले हम लोग उभर नहीं पाएंगे। आखिर आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोग जागिए, आप लोग सांसद विधायक हो, आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं? हमारे यहाँ कितने भाई हैं कल से खाना नहीं खाए, अभी तो हम लोग खिचड़ी खा के आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पैसे के लिए खाना नहीं है, मगर तो भी हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। हमारे सांसद विधायक के बेटा कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, हम तो यार मिडिल क्लास के बच्चे हैं। हमारी जब पहली पीढ़ी हमारे दबा दिया जाएगा तो आने वाले पीढ़ियों में हम कैसे उभरेंगे? आप लोग समझना पड़ेगा, आप लोग सबको एक होना पड़ेगा। हमको आज 69,000 की वैकेंसी की बात नहीं है, हमको आने वाले पीढ़ी की बात है। हमको तो आश्वासन देते थे 100-200 लाख नौकरी लेके घर जाओ, मगर हमने कहा नहीं, हमारे संगे हमारे 20,000 परिवार की बात है। एक विधायक
सतीश द्विवेदी जो मंत्री है 20,000 परिवार के घर उजाड़ दिया है। बताइए, यहाँ एक घर की बात नहीं है, यहाँ 20,000 की बात है। यहाँ अगर आप 20,000 की आप नहीं न्याय दे रहे तो किस लिए मुख्यमंत्री मंत्री है पद पे रखा गया है यार। आने वाले चुनाव में अगर नहीं कि हमको अन्याय मिला तो मैं जिस तरह किसान आंदोलन किया था जा जा कर विरोध करूंगा। हम लोग चाहे हमें लास्ट गोली मार दो चलेगा, मैं कबूल हूं। चाहे मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। हमारे साथ तो ठान लिया है जब आचार संहिता लागू होगा तो मां कसम ओबीसी में कसम खा रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर हर बाइकआउट में विरोध करूंगा। चाहे गोली खा चाहे फांसी दो, डरूंगा नहीं। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। तो ये आपने सुना दर्द, ये गुस्सा, ये नाराजगी। हम लोग यार बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुरी हालत में पढ़ाई होती है, स्कॉलरशिप नहीं होती, पैसे नहीं होते, ड्रेस नहीं होती है। पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लोग होते हैं हम लोग पढ़ने वाले, और हम लोग मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। ये रहता है कि भाई नौकरी करेंगे तो हम लोग अपने परिवार को सुधारेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बाबा साहब ने जो हक दिलाया वो हासिल करेंगे। लेकिन ये जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो सुनकर आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो हमारे दलित पिछड़े भाई बहन यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं। पिछली बार जो प्रदर्शन था तो एक साथी ने गोमती में छलांग लगा दी थी। सोचिए वो कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी तकलीफ रही होगी कि आदमी अपनी जान देने तक को तैयार हो जाता है। और क्या मांग रहा है? नौकरी मांग रहा है, वो भी हक की, किसी के हक की नहीं मांग रहा है, दूसरे की छीन नहीं रहा है, अपने हक की नौकरी मांग रहा है कि जो इनका अधिकार है, संविधान ने जो इनको आरक्षण दिया है वो आरक्षण इनको मिले, उसकी बहाली हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो लिखें और इन लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाएं, वीडियो शेयर करें, उसके क्लिप्स बनाकर डालिए, ट्विटर फेसबुक पर लिखिए। और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आपके पास वोट का अधिकार है, मताधिकार है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए जो आपके भाई बहनों को इस तरह से मजबूर कर रहा है। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।